अच्छा, दूसरा सवाल है डॉक्टर साहब कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर दूसरे डॉक्टर रेफर करें तो हमें जाना चाहिए, यानी वो लिखें कि आप अपने आप को फिजियोथेरापिस्ट को दिखाएं तो हमें जाना चाहिए, या वैसे भी हम जा सकते हैं? बहुत ही खूबसूरत सवाल है साहब। और हम लोगों ने अपना, जैसे बताया, अपने क्लिनिक स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, फिजियो के नाम से हमारा क्लिनिक है, जिसमें हम प्रॉपर बॉडी की असेसमेंट करते हैं। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये अगर होने लग जाए ना कि हमारे दूसरे मेडिकल डिपार्टमेंट वाले इस चीज़ का ख्याल रखें कि फिजियोथेरेपी भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, और जो कि हॉस्पिटल्स में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, कि वो डॉक्टर खुद ही रेफरल कर दें। लेकिन ये मिसकंसेप्शन मैं इस तरह दूर करूँगा हमारी आवाम की कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने के लिए डॉक्टर के रेफरल की ज़रूरत नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, दे आर मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब आना है, हमने पिछले अपने सेगमेंट में इसका बड़ा एक्सटेंसिव सा जिक्र किया था। आप अपनी ज़िंदगी में जो पहले काम कर सकते थे और अब नहीं कर पा रहे, तब आपको सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए। और अगर हमें लगेगा कि आपको किसी और डॉक्टर की ज़रूरत है तो हम ज़रूर उसको आगे भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का ये काम है। तो आपको इन शॉर्ट वर्ड्स डॉक्टर के रेफरल की ज़रूरत नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने के लिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ख़वातीन के हवाले से सवाल करूंगा कि ख़वातीन में कमर के दर्द ये ज़्यादा है और ये कॉमन एक बीमारी बनती जा रही है ख़वातीन के अंदर। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है? बिल्कुल। सबसे पहले आपने कहा कि कमर का दर्द क्यों हो रहा है, तो कमर का दर्द इसलिए हो रहा है कि आपके बैड पोस्चर की वजह से आपकी स्पाइन है और उसकी एक आपकी स्पाइन ही है जिसने आपकी बॉडी को खड़ा रखा हुआ है, एंटीना है बॉडी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या करते हैं कि गलत पोस्चर का इस्तेमाल, एक तरफ के मसल्स जो है वो अपना काम ज्यादा कर रहे हैं और दूसरी तरफ के वीक होते जा रहे हैं, अपना काम भूलते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात ये कि प्रेगनेंसी में ऐसे होता है कि क्योंकि जब आपका बॉडी वेट शिफ्ट हो रहा होता है तो उसके बाद ख़ास तौर पे जो मसल को है वो स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है। तो लोग समझ रहे होते हैं कि एनेस्थीसिया दिया था और वो एक नाम लेते हैं एपिड्यूरल, इंजेक्शन लगाया था, तो इंजेक्शन गलत लगा दिया था जिसकी वजह से क्या हुआ है कि मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया डिलीवरी के बाद। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी आपका पोस्चर डिस्टर्ब हो रहा है, बॉडी वेट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है और बैक से आप कंसिस्टेंटली 9 मंथ्स आपका बॉडी वेट आगे मूव कर रहा है, आपका चलने का स्टाइल बदल गया है, आप चल नहीं पा रही हैं। तो बाद में ऐसा नहीं, मैजिक बिल्कुल मैजिक तो नहीं हो सकता कि वो फौरन से ही ठीक हो जाए। तो इस वजह से बैक पेन होता है। इसके बाद खसूसन आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। आप ख़वातीन क्या करती हैं, इस दर्द को 10-10 साल लगा देती हैं। ये हुआ था तो फिर कभी ठीक ही नहीं हुआ है, वो इस तरह आती हैं। जब पेशेंट्स आते हैं तो वो इस तरह कहते हैं हुआ तो फिर ये ठीक ही नहीं हुआ और मैंने इसके साथ रहना शुरू कर दिया है कि ये तो लाइफ का पार्ट है। हाँ, ये तो लाइफ का पार्ट है। हालांकि उनके मसल्स वीक हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, उनको मूवमेंट की जरूरत है कि वो कर सकती हैं, ये सही हो सकता है दर्द। सबसे इसका रूट कोज, मेन कोज ये बात है। आप कैसे ख़वातीन का कमर का दर्द ठीक कर सकती हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू उनकी रिहेबिलिटेशन पूरा प्लान बनेगा। कमर का दर्द ये नहीं होता कि सिर्फ एक बंदा आया तो सबको एक जैसा कमर का दर्द है। इलामत है, इलामत पीछे बीमारी कुछ और है। बीमारियां डिफरेंट है, ये सिर्फ एक इलामत है। वो बीमारी टू बीमारी वेरी करता है कि किसको क्या करना है, किसके लिए कौन सी फिजियोथेरेपी है, किसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है। फिजियोथेरेपी ये नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज है। जैसे डॉक्टर नुमान ने कहा कि वो मैनुअल भी है, मैनुअल का 60% रोल मैनुअल का है, इस हाथ का है। उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी आती है जिसमें 20% मशीनें हैं। फिजियोथेरेपी की आप बात कर रही हैं कि इसका 60% रोल आपके हाथ का है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग समझते हैं कि लोग 60% मशीनों का रोल रख लेते हैं और वो 10% कहीं हाथ चला जाता है। ऐसा नहीं है। मैनुअल थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा रोल मैनुअल थेरेपी का है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोथेरेपी की तरफ आते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं, एर्गोनॉमिक्स की तरफ आते हैं, जिसमें बॉडी को हमने एनालाइज करना होता है कि आप जैसे बैठ रहे हैं
कि आपका बैठने का तरीका अगर ऐसे ही है, हम कौन कौन से मसल्स पे काम करें तो आपका बैठने का तरीका खुद ब खुद ठीक हो जाए, बजाय इसके कि आपको खुद एक्टिव होकर बैठना पड़े। बंदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हर वक्त थानेदार ही नहीं बने रहना, नहीं बन सकता। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊं, गुड पोस्चर बैड पोस्चर ये एक मिथ है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आपने अपने उन मसल्स का, जैसे डॉक्टर एरम ने हमसे अभी भी बात की, जिक्र किया इस चीज़ का कि हम अक्सर अपने उन मसल्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनको हमें नहीं करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हो रहे कौन होते से हैं। मसल्स? अच्छा, अब बॉडी के ना, हम जैसे अगर बॉडी को सीधा खड़ा कर दें ना, तो एक पीछे वाली साइड पे मसल है, एक आगे वाली साइड पे मसल है। मैं अपने आवाम के लिए आसान करके बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे पीछे वाले मसल्स हैं ना, वो हमें आगे गिरने से रोकते हैं, और जो आगे वाले मसल हैं वो पीछे गिरने से रोकते हैं। और इसी तरह जब हम बैठे होते हैं, हम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे, तो ऑटोमेटिकली इन मसल्स ने हमें आगे गिरने से रोकना है, तो ये ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। और ये वाले मसल ने हमें पीछे रखना है, तो ये ओवर दबाव का शिकार हो जाते हैं। और इसके अंदर, मसल्स के अंदर हमारे, हमें पता है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है। फिर स्पाइन जो हमें नर्व्स भेज रही होती है, वो इस मसल्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। और स्पाइन ही हमारा मेजर बॉडी को संभालने वाला खुलिया है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है स्पाइन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपने बाकी रोज़मर्रा के काम कर सकती है, ठीक है। तो हमें अपनी स्पाइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, हमें अपनी रीढ़ की हड्डी का, यस, मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का एंटीना है। इसमें अगर स्टिफनेस आ जाए, अकड़ाव आ जाए, तो हमारे दिमाग और नीचे वाले धड़ का राब्ता, इसमें से नर्व्स गुजरती हैं, लहरें गुजरती हैं, रेज गुजरती हैं। तो योगा भी रीढ़ की हड्डी को लचकदार बनाने पे बड़ा जोर देता है।